नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम सभी जीएस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को कवर करने वाले, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मैं आपको यानी वन शॉट वीडियो दे रहा हूँ आपको, और इससे आपका यानी पूरा सर्वोच्च न्यायालय को मैं कवर करवा दूंगा इसी वन शॉट में। तो बने रहिएगा हमारे क्लास में अंत तक। और अब सर्वोच्च न्यायालय का पूरा एक एक यानी वन शॉट में आप पूरा एक एक सीख जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, किसे कहते हैं, क्या इसके पार्ट होते हैं, क्या इसकी रूपरेखा, पूरा आपको मैं कवर करवा दूंगा इसी वीडियो के अंतर्गत। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसको साथ ही उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसके बाद ये साथी राज्य स्तर पर होती है, यानी ये राज्य का न्यायालय है। तो साथी सर्वप्रथम आपके जो उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की संख्या 1 है, यानी ये राज्य न्यायालय होते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय, इनको उच्च न्यायालय भी बोला जाता है। उच्च न्यायालय के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, इसके बाद श्रम न्यायालय, और इसके बाद आपका अगला प्रकार परिवार न्यायालय, और फिर जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, और विशेषीकृत न्यायाधिकरण। साथ ही आपके 5 प्रकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के 5 प्रकार। 5 में से आपका पहला है महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, इसके बाद श्रम न्यायालय, इसके बाद विशेषीकृत न्यायाधिकरण, और परिवार न्यायालय, और जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। यानी ये आपकी श्रम न्यायालय, ये परिवार न्यायालय, और ये आपका जिला स्तर पर न्यायालय, और ये महानगरीय यानी जो भी आपके महानगर हैं वो वाला सत्य न्यायालय है। इसके बाद सभी का यानी अगला अपना अपना कार्य भार सौंपा गया। और इसके बाद हम बात करेंगे महानगरीय स्तर पर जो न्यायालय हैं उनके जो कौन कौन से यानी मामले उन पे सुने जाते हैं। तो महानगरीय न्यायालय में मेट्रोपॉलिटन न्यायालय के अंतर्गत 2 न्यायालय, यानी एक दीवानी और एक फौजदारी। यानी साथ ही जब किसी का यानी मैटर कुछ भी हो जाता है केस, तो लोग वो कहते हैं कि दीवानी का केस लगा या फौजदारी का। तो दीवानी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यानी शहरी दीवानी न्यायालय, और फौजदारी के अंतर्गत सत्र न्यायालय। यानी दीवानी के जितने भी केस होंगे वो शहरी दीवानी न्यायालय द्वारा उनकी सुनवाई की जाएगी, और फौजदारी के जितने भी केस होंगे उनको सत्र न्यायालय द्वारा उनकी सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अगला आपका विशेषीकृत न्यायाधिकरण के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और आयकर न्यायाधिकरण, और वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, सहकारी न्यायाधिकरण, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये आपके विशेषीकृत न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम आपका जिला स्तर पर जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उस पर बात करेंगे। तो जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं जिला स्तर पर। इसमें साथ ही दीवानी और फौजदारी के मामले, तो दीवानी के जो भी मामले जिला स्तर पर जो मामले होंगे उनको जिला न्यायालय द्वारा कार्रवाई उन पर की जाएगी, और फौजदारी में जिला स्तर पर जो भी न्यायालय यानी केस होंगे उनको सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। इसके बाद दीवानी न्यायालय, जिला न्यायालय के बाद उप न्यायालय, और उसके बाद मुख्य कनिष्ठ दीवानी न्यायाधीश न्यायालय, इनके द्वारा यानी तीनों के द्वारा आपके दीवानी मामले सॉल्व किए जाएंगे। इसके बाद फौजदारी में आपका सत्र न्यायालय सुनवाई करेगा, और न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी प्रथम श्रेणी, और फिर इसके बाद आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी द्वितीय श्रेणी, ये आपके फौजदारी यानी सत्र न्यायालय के पार्ट हैं। और इन पे साथ ही आपका फौजदारी का केस, इन पे फौजदारी केस की सुनवाई की जाएगी। तो एक बार फिर देखेंगे हम उच्च न्यायालय के मुख्य 2 पार्ट, यानी महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय और जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय।
इसके बाद कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं साथी, आपके सामने रहें। ये है महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हम ऑल इन वन एक ही उस पर सॉल्व करवा रहे हैं आपको। यानी भारत में किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति नहीं किया गया है। यानी राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पारंगत यानी राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधि वेत्ता हो, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कभी घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये साथ ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई की गई थी। तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1977 में न्यायमूर्ति HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर H वेग को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसकी वरिष्ठता पर, तो HR खन्ना की वरिष्ठता पर H वेग को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद भारत में तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाने संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो आपका तदर्थ न्यायाधीश है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है। इसके बाद स्थानीय ग्रामीण समितियों के विरुद्ध अपील दीवानी या सत्र न्यायालय में की जा सकती है। यानी स्थानीय ग्रामीण समितियों के विरुद्ध जो हो अपील वो दीवानी या सत्र न्यायालय में की जा सकती है। इसके बाद अयोध्या मंदिर मामले में पर 1993 में मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से इनकार कर दिया था। यानी जो भी अपना फंडा हो तो उनको राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श निर्देशों को इनकार कर दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 141 पूर्व निर्णय के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिडेंट को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। ये साथी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। तो मैं साथी उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी क्लास आज समझ आई होगी, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें, ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन है वो आप अवगत रहें। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हो तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।